बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग है और ये आर्टिकल है डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो आइए स्टूडेंट्स जरा जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं जब भी किसी आर्टिकल को पढ़ाऊं तो ज्यादातर मैं टाइटल पर फोकस करता हूं। तो आज भी हम सबसे पहले देखते हैं कि आज के आर्टिकल का टाइटल क्या है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज का आर्टिकल है डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो दो वर्ड्स हैं, डायफ्रैक्शन और लाइट। पहले मैं फोकस करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा डायफ्रैक्शन को कि डायफ्रैक्शन क्या होती है। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है फिजिक्स में दो चीजें होती हैं, या तो कुछ चीजें मैटर कहलाती हैं, पार्टिकल्स कहलाते हैं, या फिर कुछ चीजें वेव्स कहलाती हैं। जब चीजें पार्टिकल्स नेचर रखती होती हैं तो उनकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो कोलिजन करते हैं और इस तरह की बहुत सी प्रॉपर्टीज। लेकिन जब वेव्स होती हैं तो आपको मालूम है वेव्स की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि आपको मालूम है वेव्स रिफ्लेक्शन करती हैं, वेव्स रिफ्रैक्शन करती हैं, इंटरफेरेंस करती हैं, पोलराइजेशन करती हैं। बिल्कुल इसी तरह से वेव की एक प्रॉपर्टी जिसको हम जानते हैं वो है डायफ्रैक्शन। तो याद रखिएगा, पार्टिकल्स डायफ्रैक्शन नहीं कर सकते। तो डायफ्रैक्शन फिर किसकी प्रॉपर्टी है? व्हाट इज डायफ्रैक्शन? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑल वेव्स। हर वेव की एक प्रॉपर्टी है जिन्हें हम डायफ्रैक्शन कहते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि डायफ्रैक्शन में होता क्या है, वेव कैसे बिहेव करती है। स्टूडेंट्स, इसके लिए हम एक छोटा सा सिनेरियो इमेजिन करते हैं। जस्ट इमेजिन करें कि आप किसी जगह पर मौजूद हैं और आपके बिल्कुल सामने एक साउंड सोर्स मौजूद है। आप उसको देख भी रहे हैं, यानी कि लाइट भी आप तक पहुंच रही है और आप उस पर जो भी साउंड चल रहा है वो भी आप तक पहुंच रहा है। लेकिन जस्ट इमेजिन करें अगर मैं उस साउंड सोर्स और आपके दरमियान में कोई रुकावट रख दूं, ऑब्स्टेकल कहते हैं रुकावट को इंग्लिश में, तो ऑब्स्टेकल रख दूं तो आप देखेंगे अब आपको वो साउंड का सोर्स दिखाई नहीं देगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अभी भी आपको आवाज जरूर सुनाई दे रही होगी। इसका मतलब जो साउंड वेव्स हैं वो अभी भी आप तक पहुंच रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, हालांकि आपने दरमियान में ऑब्स्टेकल्स रख दिया। तो फिर एक ही सूरत है कि वेव्स आप तक पहुंचे, और वो सूरत यह है कि वेव जब ऑब्स्टेकल से टकराएं तो वो किनारों से बेंड होकर आपकी तरफ मुड़ जाएं, फिर ही पहुंच सकती हैं। इसका मतलब जो वेव्स होती हैं जब वो किसी ऑब्स्टेकल से टकराती हैं तो वो बेंड हो जाती हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग फ्रॉम द ऑब्स्टेकल्स इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। लेकिन ये किसकी डायफ्रैक्शन थी? साउंड की, लाइट की नहीं। लाइट की डायफ्रैक्शन मैं भी बाद में डिस्कस करता हूं, पहले सिर्फ डायफ्रैक्शन को अंडरस्टैंड करें। तो डायफ्रैक्शन आपको समझ में आया कि अगर आप किसी चीज को वेव कह रहे हैं तो फिर उस वेव की एक प्रॉपर्टी होगी जिसे हम डायफ्रैक्शन कहते हैं। और वो प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि अगर आप उस वेव के दरमियान में कोई रुकावट, कोई ऑब्स्टेकल रख दें तो आप देखेंगे वेव फिर भी उस ऑब्स्टेकल के किनारों से मुड़कर ऑब्स्टेकल के बिल्कुल पीछे इकट्ठी होगी। स्टूडेंट्स, मजीद क्लैरिटी के लिए आइए जरा वाटर वेव्स को देखते हैं। अब मैं वाटर वेव्स को जब देखता हूं तो मेरे जहन में यही है कि जब मैं यहां पर भी एक ऑब्स्टेकल रखूंगा तो सारी वेव्स किनारों से बेंड होकर ऑब्स्टेकल के बिल्कुल पीछे इकट्ठी होंगी। आइए जरा देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता। ये मैंने वाटर वेव्स आपके सामने बनाई। अब इन वाटर वेव्स को जरा देखिए, मैं इनके बिल्कुल दरमियान में एक ऑब्स्टेकल रख देता हूं और स्टूडेंट्स, ऑब्स्टेकल ने वेव्स को ब्लॉक कर दिया और ऑब्स्टेकल के बिल्कुल पीछे अगर आप देखें तो वेव्स नहीं मिल रही। ये क्या बात हुई? यानी कि डायफ्रैक्शन नहीं हो रही। हालांकि हम जानते हैं ये तो वाटर की वेव्स हैं और डायफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जो हर वेव को करना चाहिए। तो फिर यहां क्या प्रॉब्लम है? यहां प्रॉब्लम एक और है स्टूडेंट्स। डायफ्रैक्शन के लिए सिर्फ वेव का होना काफी नहीं है, बल्कि वेव को एक खास कंडीशन पूरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कंडीशन ये है कि ये जो ऑब्स्टेकल है ना, इसका साइज देखें जरा। ये ऑब्स्टेकल का साइज देखें और वेव का साइज देखें। वेव की जो वेव लेंथ है वो तो बहुत थोड़ी है और ऑब्स्टेकल वेव लेंथ के मुकाबले में बहुत बड़ा है। इस वजह से डायफ्रैक्शन आपको प्रोमिनेंट नजर नहीं आ रही। लेकिन स्टूडेंट, जरा इमेजिन करें अगर मैं इस ऑब्स्टेकल को इस तरह से साइज लूं कि जो वेव की वेव लेंथ है वो बड़ी हो, तो फिर आप देखेंगे कि इस ऑब्स्टेकल में से गुजरने के बाद भी वेव्स इसके पीछे इकट्ठी होंगी, यानी कि वेव इन किनारों से बेंड हो रही है। इसका मतलब अगर आप वेव की डायफ्रैक्शन देखना चाहते हैं तो सिर्फ वेव का होना काफी नहीं है, बल्कि वो जो ऑब्स्टेकल जिसके गिर्द आप बेंडिंग देखना चाह रहे हैं
वो ऑब्स्टेकल उस वेव की वेवलेंथ से छोटा होना भी जरूरी है। ये बातें मैं बाद में आपको यहां पर लिख के भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इसको ये फोकस करें कि अगर आप डायफ्रैक्शन देखना चाहते हैं तो फिर इसका दो कंडीशन हुई। पहली बात, आपको कोई वेव लेनी पड़ेगी क्योंकि पार्टिकल्स डायफ्रैक्शन नहीं कर सकते। दूसरी बात, वो जो भी वेव आप लेंगे, चाहे वो साउंड वेव हो, चाहे वो हमारे पास वाटर वेव हो या कोई और वेव हो, उसके लिए जरूरी ये है कि वो वेव जो वेव लेंथ रखती है उसकी वेव लेंथ ऑब्स्टेकल से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है जी, फिर आप डायफ्रैक्शन को वाकई में फील कर पाएंगे, देख पाएंगे, प्रोमिनेंट होगी डायफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि साउंड वेव इतने बड़े बड़े ऑब्स्टेकल्स में से भी हमें फिर भी बेंड होकर मिल जाती है। उसकी वजह यह है कि साउंड वेव्स की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है और वो वेवलेंथ इतनी ज्यादा होती है कि आम ऑब्स्टेकल में से साउंड बड़ी आसानी से पास करके आप तक पहुंच जाती है। अब जरा स्टूडेंट्स चलते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ। स्टूडेंट्स, लाइट का जो बिहेवियर है ये हमेशा से लोगों को कंफ्यूज करता रहा। न्यूटन और उसके दोस्त समझते रहे कि लाइट पार्टिकल्स हैं, और अगर लाइट पार्टिकल है तो लाइट फिर उसी तरह से कोलाइड करेगी, हिट करेगी जैसे पार्टिकल्स का कोलाइजन होता है। लाइट डायफ्रैक्शन तो नहीं ना कर सकती, इंटरफेरेंस भी नहीं कर सकती क्योंकि लाइट पार्टिकल है अकॉर्डिंग टू न्यूटन। लेकिन फिर आपको याद है इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने बताया कि एक शख्स था हाइगन ने बोला था कि लाइट इज अ वेव, और जब उसने ये बात कही उसके इस आइडिया को अप्रिशिएट नहीं किया गया बल्कि उसका मजाक उड़ाया गया, और वो सारे साइंटिस्ट जो लाइट को एज ए वेव इमेजिन करते थे या इस आइडिया के हक में थे उनका मजाक उड़ाया जाता था। और मैं आपको बताता हूं उनका मजाक कैसे उड़ाया जाता था। स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि अगर लाइट वेव हो तो फिर तो लाइट को भी डायफ्रैक्शन करनी चाहिए, और जब लाइट को डायफ्रैक्शन करनी चाहिए, जरा इमेजिन करिए लाइट की वेव्स हैं, तो लाइट को जब डायफ्रैक्शन करने के लिए आप दरमियान में ऑब्स्टेकल रखें तो इसका मतलब लाइट को तो बेंड होना चाहिए। जब लाइट बेंड होगी, डायफ्रैक्शन करेगी, तो फिर वो तो बिल्कुल ऑब्स्टेकल के पीछे इकट्ठी होगी, जिसकी वजह से जो ऑब्स्टेकल या रुकावट का जो साया बनेगा, उस साये का सबसे ब्राइट स्पॉट उस साया का सेंटर होगा। और यह अजीब सी बात है कि आमतौर पर हम समझते हैं और लोग भी समझते थे कि किसी भी शैडो का सबसे डार्क पोर्शन उसका बिल्कुल सेंटर है क्योंकि वहां मैक्सिमम लाइट ब्लॉक होती है। लेकिन अगर आप लाइट को एज ए वेव इमेजिन करें तो वेव तो डायफ्रैक्शन करेगी, और जब वेव डायफ्रैक्शन करेगी तो फिर शैडो का जो सबसे मिड पॉइंट है उसे असूलन ब्राइट होना चाहिए क्योंकि लाइट डायफ्रैक्ट होकर वहां पहुंचेगी। ये बात दिखने में भी और सुनने में भी बहुत अजीब सी लग रही है, और उनको भी इसलिए अजीब लगती थी। इस वजह से जो लोग कहते थे लाइट एक वेव है तो उनका मजाक उड़ाया जाता था कि भाई ये तो इस तरह से बात कर रहे हैं कि अगर शैडो बने किसी भी चीज का तो फिर तो शैडो का सबसे ब्राइट स्पॉट कहां होना चाहिए, उसके बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। लेकिन जब आप आम जिंदगी में किसी टॉर्च वगैरह से किसी भी ऑब्स्टेकल पर ये एल्यूमिनेट करें, उसको उस पर रोशनी फेंकें, तो आप देखेंगे कि जब उसका शैडो बनता है, शैडो के दरमियान में कोई ब्राइट स्पॉट नहीं होता। इस वजह से बहुत अरसे तक लोग समझते रहे कि लाइट वेव नहीं है, क्योंकि अगर लाइट वेव हो तो शैडो के बिल्कुल दरमियान में ब्राइट स्पॉट बनना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स, उस वक्त भी कुछ ऐसे क्लेवर लोग थे जिन्होंने एक बात सोची। उन्होंने कहा कि यार, अगर लाइट बिल्कुल भी डायफ्रैक्ट नहीं करती तो एक बात तो होनी चाहिए थी कि अगर आप दरमियान में कोई ऑब्जेक्ट रखें तो उसका जो शैडो बनता है ना, वो शैडो बिल्कुल शार्प होना चाहिए। लेकिन जब आप रियलिटी में शैडोज देखते हैं तो वो शैडोज के एजेस जो हैं वो थोड़े से ब्लर होते हैं। ये शैडोज के एजेस ब्लर क्यों होते हैं? ये एक ही सूरत हो सकती है, और वो तब जब हमारे पास लाइट जो है वो थोड़ी बहुत बेंड हो। जब किनारों से थोड़ी बहुत बेंड होगी तभी हमारे पास जो शैडो है उसके एजेस ब्लर होंगे। इसका मतलब वो लोग कहते थे कि भाई लाइट बेंड हो रही है, लेकिन हां, लाइट इतना बेंड नहीं हो रही कि वो लाइट जो है वो इतना बेंड हो जाए कि वो दरमियान में मिले और ब्राइट स्पॉट बने। लेकिन शैडोज का जो हमारे पास ब्लर होना है वो ये बता रहा है कि लाइट कुछ ना कुछ जो है वो बेंड हो रही है। लेकिन फिर भी
इस चीज को अचीव करने के लिए मैं आपको एक बात पहले बता चुका हूं कि डायफ्रैक्शन के लिए एक शर्त काफी नहीं है, बल्कि डायफ्रैक्शन के लिए दो शर्त हैं। नंबर 1 तो यही है कि वेव हो, लेकिन नंबर 2 शर्त मैंने भी आप लोगों के साथ डिस्कस की कि यहां जब पानी की वेव्स बनाई थी मैंने, तो दरमियान में मैंने ऑब्स्टेकल रखा था। कैसा ऑब्स्टेकल रखा था? जो उस पानी की वेवलेंथ से भी बड़ा था। तो आपने देखा कि वहां पर उसने सारी वेव्स ब्लॉक कर दी और हमारे पास डायफ्रैक्शन नहीं नजर आ रही। लेकिन जब मैंने इस ऑब्स्टेकल को छोटा किया था, तो फिर मैंने देखा कि हमारे पास लाइट जो है वो बेंड होकर, डायफ्रैक्ट होकर एक पॉइंट पर इकट्ठा होना शुरू हुई। इसका मतलब हो सकता है लाइट की डिफ्रैक्शन को भी स्टडी कर सके हम, लेकिन इसके लिए हमारे पास जो ऑब्स्टेकल है वो लाइट की वेवलेंथ से छोटा होगा, तो फिर हमें प्रोमिनेंट डायफ्रैक्शन नजर आएगी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि लाइट की तो अपनी वेवलेंथ बहुत छोटी है, तो फिर इतना छोटा ऑब्स्टेकल लाने के लिए हमें एक स्पेशल एक्सपेरिमेंट अरेंज करना पड़ेगा। वो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से है कि जस्ट इमेजिन करें, एक बहुत छोटी 3 मिलीमीटर की स्टील बॉल लें, और इतनी छोटी बॉल पर जब आप लाइट फेंकेंगे और इसका शैडो ऑब्जर्व करेंगे, तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे इसके शैडो में लिटरली दरमियान में एक ब्राइट स्पॉट होगा, और ये ब्राइट स्पॉट बता रहा है कि लाइट जो है वो किनारों से बेंड हुई है और इस पॉइंट पर इकट्ठी हुई है। और जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ तो पता चला कि वाकई में लाइट तो एक वेव की तरह बिहेव करती है, क्योंकि वो डायफ्रैक्शन कर रही है। लेकिन मसला यह है कि आमतौर पर उसकी डायफ्रैक्शन नजर नहीं आती, क्योंकि आमतौर पर उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है और हमारे इर्द गिर्द जितने भी ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं वो बहुत बड़े हैं। अगर आप लाइट की डायफ्रैक्शन देखना चाहते हैं तो वो साउंड की डायफ्रैक्शन की तरह आसानी से नहीं, बल्कि उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट्स करनी पड़ेंगी। बहरहाल ये डायग्राम देखकर आपको पता चल गया होगा कि लाइट डायफ्रैक्शन करती है। तो हमारे पास किसी भी शैडो का बिल्कुल जो मिड पॉइंट होता है वो एक ब्राइट स्पॉट होना चाहिए। तो ये है डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट और उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, मैं अब आपके सामने डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन करूंगा। द बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट की बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एन ऑब्स्टेकल, किसी भी रुकावट के गिर्द, इसे रुकावट कहते हैं। अराउंड एन ऑब्स्टेकल एंड स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स into the geometrical shadow of an object। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक लाइट का सोर्स है, इसे मैं कह देता हूं, और इसके सामने एक बहुत छोटा स्टील बॉल। क्योंकि लाइट की डायफ्रैक्शन देखना आसान नहीं है, किसी और वेव की डायफ्रैक्शन देखना थोड़ी सी आसान हो सकता है, क्योंकि बाकी वेव्स जो हैं वो आपको मालूम है बहुत बड़ी वेवलेंथ रखती है, लेकिन लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी है, तो ऑब्स्टेकल को भी बहुत छोटा लेना पड़ेगा। तो हमारे पास ये एक छोटी सी स्टील बॉल मैंने ली है। अब आपको मालूम है यहां पर मैं जब इस पर लाइट फेंकूंगा तो लाइट किनारों से बेंड हो जाएगी। अब हम क्या सोच रहे थे, पहले मैं आपको वो बताता हूं। हम ये सोच रहे थे कि लाइट जो है ये सारी की सारी ब्लॉक हो जाएगी। जब सारी लाइट ब्लॉक होगी तो फिर हमारे पास ये सारा इसका शैडो बनेगा, और ये सारा शैडो जो है वो बिल्कुल डार्क होगा। लेकिन क्योंकि लाइट बेंड कर सकती है किनारों से, तो हमने देखा कि लाइट जो यहां पड़ी वो बेंड कर गई और जो यहां पड़ी वो बेंड कर गई और इस पॉइंट पर इकट्ठी हुई, जिसकी वजह से सारा शैडो तो डार्क था लेकिन उसका बिल्कुल मिड जो है वो ब्राइट था। और ये बात कभी मजाक में की जाती थी कि लाइट को आप लोग वेव बोल रहे हो, इसका मतलब तो हर शैडो का जो सबसे ब्राइट पॉइंट है वो उसका मिड पॉइंट होना चाहिए। लेकिन किसी को पता नहीं था कि वाकई में एक दिन ये बात बिल्कुल सही साबित हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम लोग बचपन में जब किसी इम्पॉसिबल इवेंट की बात होती थी तो हम कहते थे कि ये तो ऐसे ही है जैसे हमारे पास बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया को हरा दे।
लेकिन फिर हम लोगों ने एक दफा देखा कि वाकई बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। तो सम टाइम जिन चीजों को आप पॉसिबल नहीं समझ रहे होते वो वाकई में पॉसिबल हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये डायग्राम आपकी बुक ने भी बनाई है, और इस चीज में आप लोगों ने एक बात नोट की है कि ये सारी प्रोसेस आपको प्रोमिनेंट डायफ्रैक्शन तब नजर आएगी जब ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये बहुत छोटा होगा। तो स्टूडेंट्स, अब जरा देख लेते हैं कंडीशंस फॉर प्रोमिनेंट डायफ्रैक्शन। अगर आप वाकई में डायफ्रैक्शन प्रोमिनेंट देखना चाहते हैं तो फिर वो कौन सी कंडीशंस है? वैसे तो डायफ्रैक्शन तब भी नजर आ रही है जब शैडो का जो हमारे पास एज है वो थोड़ा बहुत ब्लर है, लेकिन ये इनफ नहीं है। अगर आप प्रोमिनेंट डायफ्रैक्शन देखना चाहते हैं तो फिर आपको ब्राइट स्पॉट देखना है। उसके लिए ये ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए। तो कितना छोटा होना चाहिए जी? याद रखिएगा, ऑब्स्टेकल मस्ट बी स्मॉलर देन वेव लेंथ ऑफ वेव। ठीक है जी। तो ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो वेव की वेवलेंथ से छोटा होना चाहिए। अच्छा, अगर बराबर हो यानी कि थोड़ा बहुत फर्क हो तो भी चल जाएगा, लेकिन क्योंकि मैं यहां बिल्कुल एक्सट्रीम प्रोमिनेंट केस की बात कर रहा हूं कि जिसमें बिल्कुल आपको प्रोमिनेंट होकर दिखे, तो वो हमारे पास कौन सा केस है? वो ये वाला केस है कि ऑब्स्टेकल जो है वो कोशिश करें वेवलेंथ से छोटा हो। उसके बराबर हो तब भी आपको डायफ्रैक्शन नजर आएगी, लेकिन फिर वो उतनी प्रोमिनेंट नहीं होगी। नाउ स्टूडेंट्स, लाइट की डायफ्रैक्शन किन एग्जांपल्स में आपको नजर आएगी? वो कौन कौन सी एग्जांपल्स मैंने दी हैं? नंबर 1 यही एग्जांपल है हमारे पास, स्टील बॉल वाली। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ब्राइट स्पॉट ऑन द मिड पॉइंट ऑफ shadow of very small steel ball। बहुत छोटी स्टील बॉल का अगर आप शेडो लें तो आप देखेंगे उसके बिल्कुल मिड पॉइंट पर एक ब्राइट स्पॉट बन रहा होगा यहां पर। तो वो बता रहा है कि हमारे पास लाइट की डायफ्रैक्शन हो रही है। और फिर मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप देखें हमारे पास ब्लर एजेस ऑफ, ब्लर भी कह सकता हूं, ब्लर एंड फजी, धुंधला, यानी कि ब्लर एंड फजी एजेस ऑफ शेडोज। ये भी किस वजह से हैं? ये भी लाइट की डायफ्रैक्शन की वजह से। हां, ये इतनी प्रोमिनेंट डायफ्रैक्शन नहीं है। जो ऊपर वाली है वो प्रोमिनेंट है क्योंकि उसमें आपने बहुत छोटी स्टील बॉल ली। ये आम लाइफ में भी आप थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर सकते हैं। और एक और बात भी आप लोगों ने पहले ही डायफ्रैक्शन में आप लोगों को पता चल जाना चाहिए था जब मैंने आर्टिकल स्टार्ट किया। स्टूडेंट्स, आपको याद है मैंने आप लोगों को यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करवाया। आसान अल्फाज में आप लोगों को बताता चलूं, अगर ये दो स्लिट्स हैं S1 और S2 और इनके दरमियान में एक सोर्स पड़ा हुआ है, तो याद है बिल्कुल सामने तो लाइट ब्लॉक होनी चाहिए थी क्योंकि ये रुकावट आ गई है, तो यहां तो लाइट ब्लॉक होनी चाहिए थी। लेकिन हमने देखा कि यहां पर ब्राइट फ्रिंज बनी थी, मैक्सिमा बना था, याद है आप लोगों को। और यहां मैक्सिमा बनने का मतलब भी यही निकल रहा है कि लाइट जब इन ऑब्स्टेकल में से पास की है तो वो बेंड होकर इस पॉइंट पर इकट्ठी हुई है। अगर लाइट डायफ्रैक्शन ना करती तो ये पॉइंट जो है वो डार्क होना चाहिए था। नाउ स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि हाइगन का जो आइडिया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अगर हम हाइगन के आइडिया से इस बात को एक्सप्लेन करें तो इस बात को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि हमारे पास जब लाइट आकर इन पॉइंट्स पर टकराई है, ऑब्स्टेकल पर टकराई है, तो आपने देखा ये जो पॉइंट है, जो किनारे वाले हैं, हर पॉइंट एक सोर्स बन गया। यही नहीं बोला था हाइगन ने? हर पॉइंट क्या बन जाता है? एक सेकेंडरी सोर्स। और जब ये सेकेंडरी सोर्स बन जाएगा तो इससे फिर वेव निकलेगी हर डायरेक्शन में, और जब हर डायरेक्शन में वेव निकलेगी तो आपको मालूम है वो इस पॉइंट पर इकट्ठी जरूर होगी। ये बात आपकी बुक जो है वो इस पॉइंट पर कह भी रही है कि हर पॉइंट जो है वो एक सेकेंडरी वेवलेट का सोर्स बन जाएगा। और स्टूडेंट्स,
ये जो डेफिनेशन मैंने आप लोगों के सामने लिखी है, ग्रीन में आप लोगों को बताई यहां पर, और इसके बिल्कुल नीचे अगर आप देखें तो वो कंडीशंस लिखी हैं जो डिटेक्टेबल या प्रोमिनेंट डायफ्रैक्शन के लिए है, जो कि मैंने यहां पर लिखी। और ये जो एग्जांपल है मैंने ब्राइट स्पॉट वाली, ये आप लोगों को यहां पर ये पूरा एक्सपेरिमेंट मिलेगा। और इससे पिछले पेज पर अगर आप देखें तो वहां पर आपको ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाली बात जो मैंने अभी की है वो भी मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, ये आखिरी चीज के सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मैं इसको YDSC कहता हूं, वो भी किस वजह से है? बिकॉज ऑफ डायफ्रैक्शन। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आर्टिकल डायफ्रैक्शन। आप देख रहे हैं छोटा सा आर्टिकल लेकिन कितनी डेप्थ है इसके अंदर। तो डायफ्रैक्शन क्या होती है और डायफ्रैक्शन कब प्रोमिनेंट होगी, और लाइट की डायफ्रैक्शन देखना क्यों मुश्किल है, ये सारी चीजें आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।